हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट आज लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। और आज बातें करेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। और छत्तीसगढ़ से हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत बड़ा पोर्शन है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मार्क्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में, ठीक है। तो उसको पहले फिनिश करेंगे, फिर मूव करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ के भूगोल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास बहुत समय है, आराम से पूरा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लासेस चलेगी वो इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। और मॉर्निंग शिफ्ट में आपको पता है अभी साइंस का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका चलेगा बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद फिजिक्स है, फिर बात करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, फिर चलेंगे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इकोलॉजी पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण या पारिस्थितिक, ठीक है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू चलेगा आपके मॉर्निंग शिफ्ट में और कंटिन्यू चलेगा आपका फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर जनजातीय, सांस्कृतिक, भूगोल और बहुत सारी चीज़ें जो बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो दोनों को फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सीजी, ठीक है। यहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि टर्म्स जो है आपके सीजी में ही आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास या भारत के इतिहास, ठीक है, दोनों के इतिहास को पढ़ने के लिए हम बेसिकली बात करते हैं किसकी किसकी, इसको हमेशा तीन भाग में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। चलिए थोड़े से और चलते हैं। इसके पहले थोड़ा से और बता देना चाहता हूँ कि इसमें आज के जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा अपना प्रागैतिहासिक काल, हासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है वो जिसको बोलते हैं पाषाण युग, ठीक है, जहाँ पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, ये सभी आप देखने को मिलता है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में हम चलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के संबंध में आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता आपको मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में कोई आपका उत्खनन का और किसी भी चीज़ का प्रमाण सिंधु घाटी से रिलेटेड नहीं मिला छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ऐतिहासिक काल, ठीक है, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक कालीन सभ्यता से
वैदिक कालीन सभ्यता, जैसे ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, इससे आगे चलेंगे और 1964 तक जितनी भी घटनाएं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हुई हैं वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और वैदिक काल फिर आपको देखने को मिलता है आपका रामायण काल, फिर महाभारत काल, महाभारत, ठीक है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, सातवाहन, ठीक है, थोड़ा से गुप्त काल, सातवाहन, सातवाहन, ठीक है। तो आज के टॉपिक में जितना हो सके, ठीक है, आज के टॉपिक में जितना हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ थे? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को बेसिकली हमने क्या कहा था, 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो बेसिकली 3 भागों में हम क्या करे हैं, डिवाइड करे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चलिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम बात करेंगे निम्न चीजों का। एक तो है आपका इसके अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, ठीक है, क्या है, पूर्व पाषाण काल। फिर दूसरा उत्तर पाषाण काल, लिख लेते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। पूर्व के बाद आपको देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर आपका आ जाता है उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। फिर आपको देखने को मिलेगा नौ पाषाण काल, क्या है, नौ पाषाण काल, ठीक है। चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका वैदिक सभ्यता से आगे, वैदिक सभ्यता, सभ्यता से आगे, आगे मीन्स 1964 तक जितना भी चीज़ें आपकी घटना घटित हुई है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। चलिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, टाइमलाइन पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को अज्ञात से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, और आद्य ऐतिहासिक काल को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माने हैं, ठीक है। और वहीं पर ऐतिहासिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1964 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इतने तक ऐतिहासिक काल चलेंगे। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास, ठीक है, और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये सभी आपके पोर्शन रहेंगे। चूंकि मैं एक ही पेज में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग थोड़ा अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअली प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है
प्रागैतिहासिक काल। अब क्या होते हैं भाई प्रागैतिहासिक काल, किसको बोला जाता है? ठीक है, बताएंगे। सॉरी, मैं समझा ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, चलिए देखिए प्रागैतिहासिक काल से आप समझिएगा। ठीक है, इतिहास का वह पल, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इतिहास का वह समय, इतिहास का वह पल जिसके अंतर्गत हमें कोई भी ऐसे लिखित प्रमाण नहीं मिला है, और उस लिखित प्रमाण जब मिला ही नहीं है तो पढ़ा भी नहीं गया है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब है वहाँ पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं और नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल। याद रखेंगे इतिहास में अगर कोई भी चीज़ संलग्न है, ठीक है, इतिहास के अंतर्गत कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, ठीक है, तो उसके सोर्स होंगे, जाहिर सी बात है। अगर सोर्स है उत्खनन से मिला होगा, ठीक है, किसी राजा की मूर्ति मिली होगी, कोई तलवार मिला होगा, ठीक है, कुछ मूर्तियाँ मिली होंगी, तो कुछ भी अगर उत्खनन से मिला होगा तो इतिहास में उससे क्या करेंगे? संलग्न किया जाता है। दूसरी चीज़ें, अगर लिपि, ठीक है, किसी लिपि से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, लिपि से संबंधित कुछ लिखावटें मिली है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं? उसे उसके आधार पर इतिहास लिख सकते हैं, इतिहास लिखते हैं। ठीक है, तीसरा साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब है कोई भी विद्वान, ठीक है, भारत के और भारत के बाहर विद्वान जो भारत के बारे में या छत्तीसगढ़ के बारे में लिखे होंगे, ठीक है, तो उसकी जो बुक है, उसकी जो पुस्तकें हैं, ठीक है, उनसे हमें छत्तीसगढ़ की या फिर भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऐसी अगर जानकारी मिलती है तभी हम क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ या भारत के इतिहास में उसको सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा था कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, उस समय को कहा जाता है। इसको अगर मैं लिखूं तो इतिहास का वह पल, इतिहास का वह पल या वह समय। देखिए ये जितने डेफिनेशन है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बुकिस नहीं है, मैं खुद का है। ठीक है, बुक में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, इतिहास का वह पल या फिर वह समय जिसमें हमें न ही लिखित प्रमाण मिला है, न ही लिखित प्रमाण मिले हैं, और न ही उन्हें पढ़ा गया है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी कोई लिपि नहीं, लिखित प्रमाण नहीं मिला है और न ही उसे क्या किया गया है? पढ़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर लिखित प्रमाण भी नहीं, अगर लिखा है नहीं गया तो जाहिर सी बात पढ़ा नहीं गया होगा। ठीक है, और ये प्रागैतिहासिक काल का जो वो समय है वो क्या कहलाता है? पाषाण काल। ठीक है, और पाषाण काल क्यों कहेंगे? क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, घर के बने हैं वो पत्थरों के बने होंगे। ठीक है, वहाँ के औजार जो है पत्थरों के बने होंगे, वहाँ के कुछ भी सामान, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो पत्थरों के बने होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें यूज़ में लाया गया उस समय, ठीक है, वो किससे बने होंगे? पत्थरों के बने होंगे। ठीक है, पहली बात है। और इसी कारण इसको हमने, देखिए, इसी कारण इसको कितने भाग में डिवाइड करके देखे हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और इस काल के अंदर मैंने क्या कहा? न ही लिखित प्रमाण है और न ही कहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो ये है प्रागैतिहासिक काल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जिसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड, आद्य ऐतिहासिक काल। अब भाई आद्य ऐतिहासिक काल क्या कहेंगे? आद्य मीन्स आधा इतिहास, ऐसा है क्या?
चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए इतिहास का वह पल या इतिहास का वह समय, ठीक है, जहाँ पर लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसको कभी पढ़ा भी नहीं गया है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह पल या इतिहास का वह समय है जिसके अंतर्गत लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसे कभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, इतिहास इतिहास का वह पल या वह समय, ठीक है, जिसमें लिखित प्रमाण मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया। अब ये कैसे संभव भाई, लिखा है लेकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखित प्रमाण आपको देखने को मिला है, पढ़ने का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, चलिए तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एग्जांपल है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता खैर छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिले, कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थलों पर इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलता है, चित्र देखने को मिला है। ठीक है, क्या है, ये चित्र देखने को मिला है। कहने का मतलब उस समय के जो लोग थे वो कुछ ना कुछ कहना चाहते थे अपने भाषाओं में। ठीक है, अपने भाषा में कुछ ना कुछ कहना चाहते थे। ठीक है, कई जगह आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, कई जगह आपको नोटिस बोर्ड मिला हुआ है। ठीक है, कई जगह दीवारों पर कुछ लिखा मिला हुआ है, चित्रकारी की गई हो। ठीक है, कहने का मतलब है ये चित्रात्मक लेखन शैली की कैसी थी, लेखन शैली कैसी थी, चित्रात्मक। और चित्रात्मक लेखन शैली है और ऐसी कोई पद्धति नहीं थी, ठीक है, कि इसे पढ़ा जा सके। ठीक है, लिखा जरूर है इस प्रकार से, चित्रात्मक जो है चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जरूर गया है लेकिन उसको कभी पढ़ा भी नहीं गया है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर है, एक मैंने कहा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसके अंतर्गत लिखित प्रमाण नहीं है और नहीं पढ़ा गया है। दूसरी चीजें, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा चित्र, ठीक है, चित्र के अंतर्गत उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी, थर्ड है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हम बोल सकते हैं कि इतिहास का वह पल, इतिहास का वह समय, वह पल, ठीक है, जिसमें लिखित प्रमाण के साथ साथ पढ़ा गया है। ठीक है, और लिखित प्रमाण के साथ पढ़ा गया है, कहने का मतलब है लेखन शैली, लिखित प्रमाण आपको क्या मिला है, देखने को मिला है। ठीक है, और पढ़ने का प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे जितने भी वैदिक कालीन सभ्यता है, वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, फिर आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, और इसके आगे जितने भी समय, जितना भी टाइम लाइन चलेगा, ठीक है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य, बहुत सारे वैदिक साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, जो लोग आज तक भी पढ़ते हैं। ठीक है, मौर्य काल में आपको लिखित प्रमाण के साथ साथ आपको उत्खनन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, साहित्यिक तौर पर बहुत सारे जो है विद्वान यहाँ पर बहुत सारे बुक लिखी है। ठीक है, मौर्य गुप्त में आपको देखने को मिलेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनी का इंडिका। ठीक है, ऐसे ऐसे बुक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ का पहला क्लास या स्टार्टिंग का क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए ये बेहद जरूरी है आपको समझना। चलिए, तीन चीज क्लियर है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, और तीसरा ऐतिहासिक काल क्या है, ये हो गया। ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये 4 पॉइंट है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर मुँह करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता मैंने कहा छत्तीसगढ़ में कोई प्रमाण नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, इसको जब कोई प्रमाण नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, और क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो पढ़ना भी नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूर्व पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे पहला हम देखेंगे वो है, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। क्या है? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, क्या है? देखिए, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं। अगर मेनली हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सॉरी, पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, क्या है? मध्य पाषाण काल, और तीसरा जिसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, और इसी को डिवाइड कर दिया है 9 पाषाण काल में फिर से छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैंने अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इस प्रकार से बातें करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि पूर्व पाषाण काल, देखिए यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि पूर्व पाषाण काल में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट साक्ष्य पूछते हैं। सॉरी, यहाँ से क्या किया जाता है? डायरेक्ट साक्ष्य पूछा जाता है कि सिंघनपुर की गुफाएं, ठीक है, बोतलदा की गुफाएं, ठीक है, आपका बलगांव, ठीक है, धनबाद, तो ये सभी चीजें जो हैं आपके साक्ष्य को देखने को मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट साक्ष्य पूछे जाते हैं। फिर भी से मैं थोड़ा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य थे, ठीक है, जो मनुष्य थे, उनका मनुष्य का सबसे साधक, ठीक है, जीविका चलाने का सबसे बड़ा साधक कौन था? वो था शिकार। याद रखिए, मैंने कहा था ये जितने हैं ये पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। और पाषाण काल के अंतर्गत कहने का मतलब
सभी चीज़ें पत्थरों के बने होंगे, ठीक है। वहाँ के मकान, वहाँ के औजार, ठीक है, और औजार पत्थरों के बने होते हैं। और यहाँ पर जो मनुष्य है वो अपना जीवन यापन क्या करते हैं, वो शिकार पर बेस्ड रहते हैं, क्योंकि उनको उतनी चीज़ें मालूम नहीं थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं थी। कृषि बाद में आया, ठीक है, कृषि उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो पहले मनुष्य मानव शिकार करता था और शिकार से ही अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। हालांकि आग का आविष्कार हो चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इनके बारे में ये इतना यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, याद रखिए। तो मनुष्य क्या है, सीधा शिकार करता था और शिकार करने के बाद कभी कभी कच्चा खा जाता था, ठीक है, क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन यूज़ करना नहीं जानते थे। और साथ ही साथ उसके लिए दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए क्या करते थे, सेव रखते थे। क्यों? क्योंकि भाई पहाड़ों पर जाके दूर दराज जाके क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, ठीक है। तो हर दिन तो जा नहीं सकते, तो कुछ क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो जीविका के साधन मनुष्य धीरे धीरे क्या होने लगा, एडवांस होने लगे, ठीक है। और मनुष्य या मानव, ठीक है, अब उनका काम क्या हो गया, पशुपालन हो गया। शिकार तो कर देंगे, ठीक है, शिकार तो थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है, फिर कभी कभी मछली पकड़ना, ठीक है, शिकार करना, मछली पकड़ना, लेकिन सबसे प्रमुख जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई, पशुपालन हो गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें पशुओं से मिलेंगी, ठीक है। तो शिकार के बाद उनका जो है प्रमुख व्यवसाय हो गया मध्य पाषाण काल में, क्या हो जाता है, वो हो जाता है पशुपालन, ठीक है। चलिए, अब देखिए जब उत्तर पाषाण काल में आएंगे, क्यों आएंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए कोई मानव, कोई मनुष्य अगर किसी स्थान पर है और पशुपालन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ के घास, ठीक है, वहाँ की इन्वायरमेंट, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या है, पशुपालन एक ही स्थान पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इतने सारे चीज़ें हैं, ठीक है, घास, और घास को लगातार अगर चर जाएंगे तो वहाँ पर फिर स्थिति वही हो जाएगी, फिर पशुओं के लिए चारा नहीं बचेगा, ठीक है। तो बाद में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं हम क्या कर सके, मानव या मनुष्य, बाद में इनको ख्याल आया क्यों न हम क्या करें, कृषि करें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कृषि करने के लिए पशु भी मिल जाएगा और पशुओं को चारा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से मनुष्य का क्या होता गया, ठीक है, बुद्धि क्षमता विकसित होती गई, और बुद्धि क्षमता विकसित होती गई उसके साथ साथ ही, ठीक है, आगे बढ़ते गए। और कृषि के उपकरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देखते हैं अगर कृषि हो गया, कृषि होने के बाद कोई भी अगर अनाज है, चावल है, ठीक है, गेहूं है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक, कृषि कर रहे हैं, उस कृषि को हम क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान यातायात करने के लिए ले जाना जरूरी है, ठीक है। अगर जहाँ कांटे हैं भाई तो वेयर हाउस करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे ले जाने के लिए यातायात जो है, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ढोलने वाला गाड़ी, ठीक है, ढोने वाला गाड़ी, इसका भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भाई जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन क्या है कि थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए, पूर्व पाषाण काल, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है और नव पाषाण काल। इन पाषाण कालों में क्या क्या साक्ष्य देखने को मिला है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो साक्ष्य, एक तो सिंघनपुर की गुफाएं, क्या है, सिंघनपुर की गुफाएं, ये याद रखिए, ठीक है। दूसरा, महानदी घाटी, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा, सिंघन
सिंगनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिकार करता हुआ, शिकार करता हुआ मनुष्य, ठीक है। साथ ही साथ पत्थर के हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित कुदाल, ठीक है। तो शिकार करता हुआ मनुष्य, मैंने कहा स्टार्टिंग में पूर्व पाषाण काल में लोग शिकार पर बेस्ड है, ठीक है। तो सिंगनपुर की गुफाओं में चित्र बना हुआ है, ठीक है, सिंगनपुर और महानदी के गुफाओं में, ठीक है। तो इस गुफाओं में शिकार करता हुआ मनुष्य और पत्थर के हस्तचलित कुदाल। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से शिकार करता हुआ मनुष्य या फिर पत्थर के हस्तचलित कुदाल निम्नलिखित में से किस काल के हैं? ऑप्शन रहेगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। इस प्रकार के आपके ऑप्शन रहते हैं। चलिए, एक्चुअली लाइट ऑफ हो चुका है, लेकिन स्क्रीन, भले स्क्रीन में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, लेकिन आपको सिस्टम का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, लाइट ऑफ हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट। चलिए थोड़ा जुगाड़ भी कर लेते हैं भाई, मोबाइल है तो क्या काम आ गया, ठीक है, मोबाइल के टॉर्च। चलिए, चलिए लाइट ऑफ ही गया है। चलिए, तो ये दो चीजें अब याद रखिए, सिंगनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी। सिंगनपुर की गुफाएं, महानदी घाटी, और रायगढ़ में और बहुत सारी चीजें हैं, नाम जरूर याद रखिए। बोतलदा, ठीक है, छापा मारा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल में आप क्या याद रखेंगे? सिंघनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी। यहाँ पर शिकार करता हुआ मनुष्य का चित्र देखने को मिला, और पत्थर के हस्तचलित कुदाल, ठीक है। तो याद रखिए, पत्थर के हस्तचलित कुदाल कहने का मतलब है, देखिए पहले जो पत्थर मिलते थे, ठीक है, पत्थर मिलते थे, उसको इस प्रकार से पत्थर को क्या किया जाता है, नक्काशी करके इसको शिकार के लिए यूज करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो पत्थर जो मिलेंगे, ठीक है, पूर्ण पाषाण काल से आप मूव करेंगे मध्य से उत्तर से नौ, तो जैसे जैसे मूव करेंगे पत्थरों की जो आकृति है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होते जाएगा, नुकीला होते जाएगा। जितना ज़्यादा नुकीला होगा उतना, ठीक है, अच्छा शिकार करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी कारण से पत्थर के हस्तचलित कुदाल, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे, चलिए पूर्व पाषाण के अंतर्गत, ठीक है। तो सिंगनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी, और साथ ही साथ याद रखेंगे बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, ठीक है, ये याद रखें, पहला पूर्व पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड आएगा मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल, और मैंने क्या कहा था, इस मध्य पाषाण काल में
मुख्य व्यवसाय हो जाता है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन प्रकृति, यहाँ पर आप लिख लीजिए शिकारी। ठीक है, शिकार करना इसका मुख्य व्यवसाय रह जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए पशुपालन, जाहिर सी बात है तो पशुपालन के तौर पर याद रखिए सबसे पहला पशु, ठीक है, वो था कुत्ता। आज भी कुत्ता वफादार रहता है भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम अभी नहीं वर्षों से क्या कर रहे हैं, कुत्तों का क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, पशुपालन उस समय क्या था, कुत्ता था सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम पशुपालक कौन थे, कुत्ता। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ कार्य, इसके अंतर्गत मैंने क्या कहा था, शिकार तो करेंगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना, शहद एकत्रित करना, शहद एकत्रित करना, ये सभी कार्य इनके अंतर्गत देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रह जाता है वो है साक्ष्य। ठीक है, क्या क्या साक्ष्य देखने को मिलता है वो आप जरूर याद रखें। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। ठीक है, तो रायगढ़ का कबरा पहाड़ आप देखेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको क्या मिला है, अर्धचंद्राकर, अर्धचंद्राकर लघु औजार। क्या है, लघु औजार। याद रखिए ये जो औजार है ये सभी किसके थे, पत्थर के थे। ठीक है, अर्धचंद्राकर लघु औजार, अर्धचंद्राकर, अर्धचंद्राकर मतलब आधा चांद के समान, इस प्रकार से आपके औजार। मैंने क्या कहा, धीरे धीरे औजारों में क्या हो गया, नुकीलापन आने लगा, क्योंकि शिकार करने के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, अच्छे से शिकार करने के लिए नुकीलापन यहाँ पर लाया गया धीरे धीरे। ठीक है, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मानव शरीर। ठीक है, इस प्रकार से पंक्तिबद्ध मानव शरीर, पंक्तिबद्ध मानव शरीर की चित्र आपको देखने को मिला है। मनुष्य इस प्रकार से आपको एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस प्रकार से पंक्तिबद्ध मनुष्यों का क्या है, चित्र यहाँ पर देखने को मिला है। कहाँ पर, कबरा पहाड़ में। ठीक है, और आपको देखने को मिला है घड़ियाल। क्या है, घड़ियाल, घड़ियाल का चित्र देखने को मिला है। सांभर का चित्र देखने को मिला है। ठीक है, लाल छिपकली, लाल छिपकली, छिपकली। ठीक है, तो ये याद रखिए मध्य पाषाण काल में। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कबरा पहाड़। ठीक है, इसको याद रखिए। यहाँ पर सिंघनपुर की गुफाएं, महानदी घाटी, ये याद रखिए। चलिए, तो पशुपालन था कुत्ता, कार्य शिकार करना भी था। ठीक है, मछली पकड़ना, शहद पकड़ना, लेकिन सबसे प्रमुख वैसा हो गया था क्या, पशुपालन। और साक्ष्य को जरूर याद रखिए, कबरा पहाड़ रायगढ़ के अंतर्गत, अर्धचंद्राकार लघु औजार देखने को मिला, पंक्तिबद्ध मानव का जो है शरीर देखने को मिला है, घड़ियाल, सांभल। ठीक है, लाल छिपकली। ठीक है, आप देखेंगे जाके देखिए कबरा पहाड़, अगर आप गए होंगे या फिर जाएंगे, ठीक है, तो गुफाओं पर अंदर आप जाके देखें, गुफाओं पर विभिन्न प्रकार के क्या है, नक्काशी जड़ी हुई है। ठीक है, उसकी उसी जो है गुफाओं में उसको उकेर कर ये सारे चित्र, घड़ियाल के, सांभर के, लाल छिपकली के, ये सारे चित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रमुख है क्या, मध्य पाषाण काल का। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी आपको थोड़ा बहुत बोर लगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है स्टार्टिंग का। ठीक है, एक दो क्लास थोड़ा बोरिंग है। जैसे ही हम चलेंगे आपके मौर्य, गुप्त, वाकाटक,
ठीक है। इसके बाद जो है बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उस समय फिर से चीज़ें जो है बदल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जो है आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास काल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐतिहासिक काल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है मज़ा आने लगेगा, राजा होंगे। ठीक है, वो राजा का शासन होगा। ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा बोर करेगा एक दो क्लास, उसके बाद जो है आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बी, उसके बाद हम बात करेंगे सी। ठीक है, क्या है? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू हो जाता है कृषि मुख्य व्यवसाय। ठीक है, थोड़ा पशुपालन कृषि आपको देखने को मिलता है। चलिए, सबसे मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, साक्ष्य क्या मिला है। ठीक है, साक्ष्य क्या क्या देखने को मिला है। एक तो है आपका धनपुर, दूसरा महानदी घाटी, महानदी घाटी। ठीक है, और तीसरा सिंघनपुर की गुफाएं, सिंघनपुर की गुफाएं, सिंघनपुर की गुफाएं। ठीक है, चलिए, तो ये धनकुल ये कहाँ पर स्थित है? ये है बिलासपुर, याद रखिए। और ये दोनों जो है वो स्थित है कहाँ पर? आपका रायगढ़। ठीक है, तो हाँ, धनकुल के बिलासपुर और महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तर पाषाण काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मानव आकृति, मानव आकृतियाँ, मनुष्य का जो है चित्र देखने को मिले हैं, आकृतियाँ। खुदी औजार, ठीक है, पत्थर के जो नुकीले जो है औजार देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ लघु औजार, लघु औजार। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। छोटा लघु औजार कहने का मतलब जो पत्थर के औजार इस प्रकार से नुकीला होते गया। तो ये उत्तर पाषाण काल, तीन चीज़ें याद रखिए, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये सब याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है फोर्थ और लास्ट, वो है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल। चलिए, अब देखिए, जैसे जैसे मनुष्य, मैंने क्या कहा, कृषि स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, कृषि होती गई। ठीक है, पहिए का आविष्कार होने लगा, बर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आप साक्ष्य देखिए। ठीक है, तो साक्ष्य में सबसे पहला अर्जुनी, कहाँ पर? दुर्ग। सेकंड है चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, ये कहाँ है भाई? ये है राजनांदगांव में, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी। ठीक है, फिर आपका थर्ड है टेरम, कहाँ पर? रायगढ़ पर। तो साक्ष्य क्या क्या मिले? अर्जुनी, चितवा डोंगरी, रायगढ़। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर शैल चित्र देखने को मिला है, शैल चित्र। ठीक है, चित्रित हथौड़ा, अर्जुनी में आपको चित्रित हथौड़ा, और टेरम, ठीक है, लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण। और साथ ही साथ यहाँ पर भी
चित्रित हथौड़ा। ठीक है, तो ये नवपाषाण काल के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपका लगभग ये हो जाता है क्या, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए कुछ एक होते हैं जिसको अन्य तथ्य में हम देखेंगे, अन्य तथ्य। ठीक है, और अन्य तथ्य के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो पाषाण घेरे, पाषाण घेरे। ठीक है, अब भाई साहब ये पाषाण घेरे क्या होता है? ठीक है, तो पाषाण घेरे कहने का मतलब है, देखिए अभी की स्थिति में क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई मनुष्य, कोई मानव, किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या फिर उसको दफनाएंगे, ठीक है, या उसको जलाएंगे। ठीक है, अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से हिंदू धर्म में अलग, मुस्लिम धर्म में अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको दफनाते हैं या जलाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कोई उस समय कोई मनुष्य अगर मर जाता है, ठीक है, किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई, तो उस मनुष्य को हम क्या करते हैं, उसको नीचे दफना देते हैं, और दफना देने के बाद, ठीक है, पत्थरों से निर्मित इस प्रकार से पत्थरों से निर्मित सबसे बड़ा पत्थर, ठीक है, बड़ा पत्थर, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पाषाण घेरे। क्या कहते हैं, पाषाण घेरे। कहने का मतलब है कोई मनुष्य, किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद उसको दफना के, ठीक है, नीचे जमीन में उसके ऊपर क्या लिटा देते हैं, बहुत बड़े पत्थर लिटा देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पाषाण घेरे। ठीक है, और पाषाण घेरे के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, एक तो करही भदर, चिरचारी, ठीक है, और सोरठ, ये सभी जो है दुर्ग में। ठीक है, तो याद रखिए मैंने क्या, पाषाण घेरे का मतलब क्या है, शवों को दफनाने हेतु, ठीक है, शवों को दफनाने हेतु क्या किया जाता है, पाषाण घेरे यूज किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ मिला है, एक तो मिला आपका करही बदर, दूसरा चिरचारी, और तीसरा सोरठ। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर है, आपके दुर्ग में। पहली बातें। दूसरी बातें याद रखिए, पाषाण घेरे आपको, पाषाण घेरे, ठीक है, कहा जाता है लगभग 500 पाषाण घेरे कहां पर देखने को मिला है, गढ़ धनोरा। याद रखिए गढ़ धनोरा, और ये कहाँ है, कोंडागांव। कहाँ पर है, कोंडागांव। ठीक है, तो 500 पाषाण घेरे। ठीक है, आप जो है सोच सकते हैं, ठीक है, 500 पाषाण घेरे मिले हैं कहाँ पर, गढ़ धनोरा। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, गढ़ धनोरा। ठीक है, गढ़ धनोरा को याद रखिए, कोंडा गांव पर है, और यहाँ पर 500 पाषाण घेरे देखने को मिले हैं। ठीक है, और इसका सर्वेक्षण, ठीक है, एक तो पहला नाम याद रखिए JR काम्बले, और दूसरा रमेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, JR काम्बले, रमेंद्र नाथ मिश्र। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके CG व्यापम में। ठीक है,
निम्नलिखित में से पाषाण घेरे के सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति का नाम इनमें से है। ठीक है, तो इसमें रविंद्रनाथ मिश्र का नाम कई बार देखने को मिला है, कामले का नाम कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, सर्वेक्षण किया हुआ था। चलिए, तो पाषाण घेरे क्या है और कहाँ पर है? करही बदर, ठीक है, चेचारी और सोरन। और 500 पाषाण घेरे कहाँ मिले हैं? गढ़ धरोला। एक चीज और यहाँ पर थर्ड है, नाम याद रखिए, ककरा, ठीक है, सॉरी, करका भाटा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये है दुर्ग में। यहाँ पर क्या देखने को मिला है? एक तो आपका मृत भांड देखने को मिलेगा, दूसरा पाषाण घेरे, क्या है? पाषाण घेरे। ठीक है, और थर्ड लोहे के औजार। क्या है? लोहे के औजार। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? करका भाटा दुर्ग में। कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो पाषाण घेरे क्या है वो तो पता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है, मृत भांड। ठीक है, मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, क्या है? मिट्टी के बर्तन। आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और कई जगह लाल कलर के जो इस प्रकार से रेड कलर या ब्लैक कलर में आपको क्या कर देते हैं? चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, तो मृत भांड कहने का मतलब है मिट्टी के बर्तन, जहाँ पर वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? मृत भांड। ठीक है, चलिए, तो मृत भांड हो गए, पाषाण घेरे हो गए, लोहे के औजार, ये तीनों कहाँ से देखने को मिलती है? करका भाटा दुर्ग। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है क्या? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके अंतर्गत है नहीं, बस ये चार जो है काल है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण, इस चारों काल में आपको सिर्फ साक्ष्य याद रखना है। ठीक है, किस काल में क्या साक्ष्य है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? सेकंड जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व तक देखने को मिला है। और इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही चीज़ें हैं, और वो है क्या? वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको मालूम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर की दिशा है। ठीक है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूर्व की दिशा है, और ये पश्चिम की दिशा है।
ठीक है। उत्तर उत्तर में आपका जो है मांडा, कहाँ पर, जम्मू में, जम्मू के मांडा, ठीक है। पूर्व में आपका आलमगिरी, आलमगिरी, ठीक है, आपकी यूपी साइड, यूपी उत्तर प्रदेश। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और पश्चिम में आपको देखने को मिलता है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर कहाँ पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली जो है कि 1300 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन चूंकि हमारा जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, वो छत्तीसगढ़ के स्थान है, जिस चीज़ को हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, तो इसी कारण से इसको हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता आपके भारत के इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है। जब भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, सबको एक एक चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पूरा मैप के साथ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ का इतिहास है, तो यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल के बाद थर्ड जो है वो है ऐतिहासिक काल। थर्ड है ऐतिहासिक काल। चलिए, और ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। चलिए, वैदिक सभ्यता बहुत बड़ा टॉपिक है भारत से रिलेटेड अगर बात करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वैदिक सभ्यता को अगर बातें करें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया है। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, सभ्यता। एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। हम क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और वैदिक सभ्यता आपको पता है कब से, 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलेगा। और वैदिक सभ्यता को भी क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, सभ्यता, ठीक है। और जो टाइमलाइन है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आपको देखने को मिला उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, कालीन सभ्यता। और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का टाइमलाइन आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अब वैदिक काल क्या है या वैदिक सभ्यता क्या है, तो जाहिर सी बात है, आप अगर पता हो जाहिर सी बात, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। वैदिक कालीन सभ्यता कहने का मतलब है कि वेद, ठीक है, वेद कहने का मतलब आपको देखिए, वेद के बारे में अगर बात करें
तो आपका ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सभी जितने 4 वेद हैं, ठीक है, इस चारों वेद जो भी ग्रंथ है, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूरा मिला जुला, ठीक है, इसी साहित्य से, ठीक है, इसी साहित्य को हम क्या कहेंगे, वैदिक सभ्यता, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी प्रमाण के बारे में बात करें, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी कहाँ मिलती है आपको? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक प्रमाण है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इतिहास को पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। अगर वो प्रमाण किसी साहित्य ग्रंथ लिखा होगा कोई, ठीक है, या फिर कोई जो साहित्यकार लिखे होंगे, या फिर कहीं से उत्खनन में कोई प्राप्त होगी, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम सूचीबद्ध करते हैं इतिहास में, ठीक है। तो वैदिक कालीन सभ्यता बेसिक क्या है कि वेद जो लिखे गए हैं वेद, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी बातें हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। और जहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी ऋग्वेद से लिया है, कहने का मतलब ऋग्वेद में जो भी लिखा गया है, ठीक है, उसके अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आएंगे, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जो भी लिखा गया है, ठीक है, तो वहाँ की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा हम नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं खास, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है, ठीक है, सिर्फ यही जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी को कहा गया है रेवा नदी, बस। और यहाँ से न ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, न ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिप में जाऊँगा तो कोई मतलब नहीं। ये आपके भारत के इतिहास में बहुत बड़ा है। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत आपके सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, धार्मिक जीवन कैसा रहेगा, राजनीतिक जीवन कैसे रहेगा, वहाँ के क्या राजा थे, किस प्रकार के प्रजा थे, ठीक है, वहाँ का जीवन यापन कैसा था, ठीक है। तो ये सभी बातें हम करेंगे भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऋग्वैदिक में कुछ भी खास नहीं है, नहीं मिला है, ठीक है। और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में बस इतना याद रखिए कि नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम पर संबोधित किया गया है, बस, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको याद रखनी नहीं है। चलिए, तो ये हो गया वैदिक सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट है पौराणिक काल या पौराणिक युग। अब ये क्या है भाई साहब, पौराणिक काल या पौराणिक युग? इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके कौन से, रामायण काल, ठीक है, ठीक है, रामायण काल, और दूसरा जिसको बोलते हैं महाभारत काल, ठीक है, रामायण काल और दूसरा महाभारत काल। तो दोनों को हम देखेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहला है रामायण काल।
कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नाम और बस्तर का नाम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था और बस्तर का नाम क्या था? ठीक है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का नाम आपको दक्षिण कोशल, ठीक है, और जिसकी राजधानी थी कोस्थली, कोस्थली, ठीक है, और बस्तर में दंडकारण्य। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ का नामकरण, ठीक है, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस्तर काल में क्या कहा जाता है? दंडकारण्य। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा लेके चलते हैं कहानी पर, थोड़ा कहानी सुन लीजिए। इतने देर से अब फैक्ट चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि एक तरफ थे कौशल नरेश, कौशल नरेश, और उस कौशल नरेश का नाम क्या था? भानुमन। ठीक है, एक तरफ थे कौशल नरेश भानुमन और दूसरी तरफ थे कौन? अयोध्या नरेश दशरथ। ठीक है, चलिए कौशल नरेश की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम कौशल्या। ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, माता कौशल्या और दशरथ दोनों का क्या हुआ था? विवाह देखने को मिला था। हम तो खैर देखे नहीं भाई, कहने का मतलब है विवाह हुआ था। और विवाह के उपरांत, ठीक है, देखिए कौशल नरेश भानुमंत और उसकी पुत्री कौशल्या, ठीक है, और एक तरफ अयोध्या नरेश दशरथ, दोनों के बीच क्या हुआ था? विवाह देखने को मिला था। अब देखिए भानुमंत का कहा जाता है, ठीक है, इतिहासकारों का कहना है, ठीक है, जहाँ पर लिखे इतिहासकारों का कहना है कि इनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर पुत्र नहीं है तो इनके राजपाट को कौन चलाएगा भाई? ठीक है, कहा जाता है कि कौशल नरेश भानुमन का कोई पुत्र न होने के कारण जितने भी प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब जितने भी उनके जो है घोड़ा गाड़ी बंगला जो भी होंगे भाई साहब, उसको क्या किया जाता है? दहेज के तौर पर, ठीक है, दहेज के तौर पर अयोध्या नरेश दशरथ को दे दिया, कहने का मतलब कौशल्य को दे दिया। ठीक है, पहली बात तो कहने का मतलब दशरथ कौशल के साथ साथ अयोध्या इनके स्थान पर देखने को मिला है। ठीक है, तो दशरथ का अयोध्या और कौशल दोनों इसी का हो गया। ठीक है, और विवाह के उपरांत आपको पता है एक बढ़िया से सुंदर से सुशील नहीं, सुंदर एक पुत्र जिसको कहा जाता है राम। ठीक है, राम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और राम का विवाह आपको पता है सीता से हुआ, और सीता और राम के दो पुत्र हुए। एक का नाम था लव और दूसरा का नाम था कुश। ठीक है, राम बहुत ज्ञानी आदमी था भाई साहब, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। ठीक है, होता है ना घरों में दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों को प्रॉपर्टी का जो है हिस्सेदार बना दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है लव और कुश दोनों को अलग अलग स्थान देखने को मिला है। ठीक है, तो राम के पुत्र लव को कहाँ देखने को मिला था? उत्तर कौशल। ठीक है, कौशल के स्थान पर उत्तर कौशल इसकी क्या थी?
ठीक है, इसको मिल गए। और जो दक्षिण कोसल का हिस्सा है, दक्षिण कोसल का हिस्सा है वो कुश को मिल गया। ठीक है, याद रखिए उत्तर कोसल की जो राजधानी थी, राजधानी वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दक्षिण कोसल की राजधानी आपको पता है, कुशस्थली। ठीक है, तो दक्षिण कोसल कुश को मिल गया और उत्तर कोसल लव को मिल गया। उत्तर कोसल की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिण कोसल की राजधानी कुशस्थली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, इस राजधानी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लव कुश की राजधानी कौन थी, या लव कुश का जो है उत्तर कोसल को मिला है लव को, या दक्षिण कोसल को मिला है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे, सबसे मेन चीज़ अब तो यहाँ आने वाली है। ठीक है, क्या है वो मेन, वो है आपके यहाँ का साक्ष्य। ठीक है, क्या है, रामायण कालीन साक्ष्य। रामायण कालीन साक्ष्य क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कालीन साक्ष्य या तथ्य। अब क्या क्या है भाई साहब, देखेंगे। एक तो है सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीता बेंगरा की गुफाएं, रामगढ़ की गुफाएं, लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, रामगढ़। ठीक है, किष्किंधा पर्वत, किंदा पर्वत, सीता कुंड। ठीक है, हाथी खोज, हाथी खो, ये याद रखिए। ठीक है, तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी, किष्किंधा पर्वत, सीताकुंड, हाथी कुंड, ये सभी जो है रामायणकालीन साक्ष्य है। और कहाँ पर स्थित है, सरगुजा में। ठीक है, दूसरा रायगढ़, नाम याद रखिए। रायगढ़ में आपका राम झरना, राम झरना कहाँ पर स्थित है, रायगढ़ में। जांजगीर चांपा, ठीक है, और जांजगीर चांपा के खरौद में, कहाँ पर, जांजगीर चांपा के खरौद में कहा जाता है कि खरदूषण, खरदूषण का वध राम के द्वारा यही किया गया था। ठीक है, चलिए जांजगीर चांपा में और है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में आपको पता है सबरी के, सबरी के जूठे बेर, जूठे बेर जो है खाए गए थे किसके द्वारा, श्री राम के द्वारा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कांकेर, कांकेर पंचवटी, पंचवटी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, सीता हरण। क्या है, सीता हरण, कहा जाता है कि सीता का हरण यहाँ पर हुआ था। चलिए 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार के किस स्थान पर, तुरतुरिया, तुरतुरिया। और यहाँ पर आपको क्या मिला था, लव कुश,
का जन्म, ठीक है, कहा जाता है लव कुश का जन्म कहाँ पर हुआ था, यहीं पर देखने को मिला था, धमतरी और धमतरी के सिहावा पर, सिहावा सिहावा पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का क्या था, ऋषि का आश्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रामायणकालीन साक्ष्य या रामायणकालीन तथ्य में आप ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत सीता बेंगरा, रामगढ़ की, ठीक है, गुफाएं, लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड कहा जाता है, सीता ने यहाँ पर स्नान किया हुआ था। ठीक है, किंवदंती की बातें हैं। ठीक है, हाथी खोर, राम झरना, ठीक है, राम ने यहाँ पर झरने पर उन्होंने स्नान किया था, कहा जाता है। खरदूषण का वध जांजगीर चांपा के खरौद में हुआ था। सबरी की जूठे बेर राम द्वारा यहीं पर खाए गए थे, शिवरी नारायण पर जांजगीर चांपा में। और कहा जाता है कि सीता का हरण इसी स्थान पर कांकेर के पंचवटी में आपको देखने को मिलेगा। बलौदा बाजार में तुरतुरिया, ठीक है, मेला बहुत जो है आपको देखने को मिलेगा। लव कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। धमतरी के सिहा पर श्रृंगी जो है ऋषि का आश्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थी बातें किसकी, रामायण कालीन। ठीक है, तो पौराणिक कथा में रामायण कालीन और महाभारत कालीन, तो रामायण कालीन हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, महाभारत कालीन। दूसरा है महाभारत काल। चलिए, फिर वही बातें आपको ये ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, और दूसरा बस्तर का नाम। यहाँ से मैंने कई बार कहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्राक कौशल, ठीक है, या फिर कौशल, याद रखिए प्राक कौशल या कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ जानता था। ठीक है, और बस्तर को कांतर के नाम से जानता था। ठीक है, जाना जाता था। ठीक है, तो महाभारत काल में ये देखने को मिला है। और मैंने कहा रामायण काल में क्या देखने को मिला था, छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल, ठीक है, और दंड कराया बस्तर का नाम। ठीक है, और यहाँ पर आपको महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल और बस्तर का नाम कांतर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, बस आपको याद रखनी है। सॉरी, फिर से लाइट ऑफ हो गया है। चलिए, असुविधा के लिए खेद है भाई, बार बार लाइट ऑफ हो रहा है। चलिए, हम कहाँ थे, महाभारत काल, और महाभारत कालीन साक्ष्य देखेंगे। महाभारत कालीन तथ्य क्या क्या देखने को मिला था। चलिए, फर्स्ट गूंजी, ठीक है, जांजगीर चांपा, और गूंजी जांजगीर चांपा में क्या देखने को मिला है, भीमा तालाब। ठीक है, कहा जाता है कि भीम का तालाब है। ठीक है, भीम, इसलिए यहाँ भीमा तालाब कहा गया है। ठीक है, दूसरा रतनपुर, बिलासपुर, रतनपुर में क्या देखने को मिला है,
मौर्य ध्वज और ताम्र ध्वज की राजधानी थी, याद रखिए, मौर्य ध्वज एवं ताम्र ध्वज की राजधानी, ताम्र ध्वज की राजधानी कहाँ पर है? रतनपुर। तीसरा सिरपुर, महासमुंद। क्या देखने को मिला है? इसको अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी बताया गया है। अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की क्या है? राजधानी। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, खल्लारी, खल्लारी, ठीक है, ये भी कहाँ है? महासमुंद। और यहां पर आपको क्या देखने को मिला है? लाभागृह, ठीक है, भीमखोल, ठीक है। देखिए, लाक्षागृह या भीमखोल का मतलब क्या है? लाक्षागृह का मतलब है कि लाखों से बना हुआ ऐसा महल, ठीक है। लाखों से का मतलब 1 लाख 2 लाख वाला नहीं है, ठीक है, मोती वाला जो लाख है, ठीक है, लाखों से बना हुआ ऐसा महल, ठीक है। कहा जाता है कि दुर्योधन ने, ठीक है, दुर्योधन ने पांडवों को रहने के लिए क्या बनाया गया था? लाखों से बना हुआ महल का निर्माण किया था, इसे लाक्षागृह कहा गया है, ठीक है। तो भीमखोल हो गए। एक आरंग, कहां पर? रायपुर। और क्या मिला है यहां पर? मौर्य ध्वज का शासन करने की जानकारी कहाँ मिलती है? इस आरंग पर देखने को मिलती है। याद रखिए, इनके प्राचीन नाम भी है, ठीक है, लिख लीजिए। इसका प्राचीन नाम भांडेर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरंग का प्राचीन नाम, ठीक है। उसी प्रकार गुंजी जांजगीर चांपा, इसका नाम है दमाऊ दहरा, ठीक है। उसी प्रकार रतनपुर का प्राचीन नाम है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर, इसका प्राचीन नाम दमाऊ दहरा। दमाऊ दहरा, रतनपुर, मणिपुर, ठीक है, सिरपुर, चित्रांगनापुर, चित्रांगनापुर, ठीक है। खल्लारी तो आप जानते हैं, खलवाटिका, खलवाटिका, ठीक है। और इसका तो पता है क्या है? भांडेर। क्या है? भांडेर। किसका? आरंग का। क्या है? भांडेर। चलिए, तो ये प्राचीन नाम भी याद रखिए। तो हमने क्या क्या देखे? महाभारत कालीन साक्ष्य में गुंजी, जिसको प्राचीन नाम दमाऊ दहरा है, कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। और यहाँ पर भीमा तालाब देखने को मिला है, भीम का तालाब देखने को मिला है। रतनपुर बिलासपुर के अंतर्गत आता है और इसका प्राचीन नाम है क्या? मणिपुर। और यहाँ पर मुराध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी बताई गई है। सिरपुर, यहाँ पर महासमुंद, जिसका प्राचीन नाम चित्रांगनापुर है। अर्जुन के पुत्र, जिसका नाम है बब्रुवाहन, बब्रुवाहन, और इसकी राजधानी बताई गई है। वहीं पर खल्लारी महासमुंद में, लाक्षागृह, जहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों के ठहरने के लिए लाखों का क्या बनाया था? एक महल बनाया हुआ था, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? खलवाटिका। और आरंग रायपुर, जिसको हम क्या कहते हैं? भांडेर। और मौर्य ध्वज का शासन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ठीक है।
तो ये तो थी हमारी आज की क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, एक तो बौद्ध धर्म रहेगा हमारा, ठीक है, बौद्ध धर्म, फिर आगे जाएंगे तो जैन धर्म, ठीक है, फिर मौर्य काल, सातवाहन, ठीक है, गुप्त काल, ठीक है, फिर आपका वाकटक वंश, वाकटक वंश, इस प्रकार से आगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास से यहीं पर हम रखते हैं, ठीक है। तो आज बहुत सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर देखे हैं। छत्तीसगढ़ का जो है इतिहास हम स्टार्ट आज किए हैं। आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा था कि आज पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ के इतिहास और प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर देखें प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है। फिर बात की आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, फिर हमने देखे ऐतिहासिक काल क्या होता है, फिर इनके बारे में, फिर इनके थोड़ा संबंध हम थोड़ा डिस्क्राइब किए। फिर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। फिर अन्य तथ्य, पाषाण घेरे क्या है, ठीक, कहाँ कहाँ पर उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। गढ़धनोरा कहाँ है, जी.आर. कामले, रमेंद्र नाम मिश्र ने सर्वेक्षण किया था, ठीक है। करका भाटा, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला था। फिर आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। ऐतिहासिक काल के अंदर वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये सभी हमने देखे हैं। पौराणिक युग में रामायण काल और महाभारत काल, ठीक है। तो रामायण काल हो गए, महाभारत काल हो गए, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सके कोशिश करेंगे, ठीक है, कवर करने की। चलिए, तो धन्यवाद क्लास, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।